नमस्ते। आज हम करेंगे कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये यूजीसी नेट की यूनिट 9 हम कर रहे हैं, जो आपका यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो सेम है। सारी यूनिट वहीं से है। जो भी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट की तैयारी कर रहे थे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। 8 यूनिट हमने इसकी कंप्लीट कर दी। नाटक की जो कविता की कंप्लीट है, आप वहाँ से देखिए, यूट्यूब पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 76 स्टडी जी के चैनल पर आपको ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। PYQ भी हैं यूजीसी नेट के, TGT PGT के हैं यूपी के, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कविता क्या है 1939 ईस्वी में रचित रामचंद्र शुक्ल द्वारा सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 के अंतर्गत निम्नलिखित निबंध है। चिंतामणि भाग 1 के अंतर्गत कितने निबंध संकलित हैं? 17, जो इस प्रकार है: भाव, मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और गलानी, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। तो ये हमारे क्या है? चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध संग्रह है। निबंध है। विषय वस्तु: कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत की। उनकी कविता संबंधी मान्यताओं के साथ साथ इस निबंध का स्वरूप भी परिवर्तित होता गया। 1909 के निबंध और 1939 के निबंध में कई वैचारिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। संक्षेप में कहे तो काव्य शास्त्र मान्यताओं में रसवाद और लोक मंगलवाद का जो संलयन शुक्ल जी ने किया है, उसी को यह निबंध मूर्त रूप देता है। इस निबंध में शुक्ल जी ने 14 प्रकरण उठाए, जो इस प्रकार हैं। किस निबंध में? कविता क्या है। 14 प्रकरण जो इस प्रकार है। कविता क्या है? सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकताएं। तो ये थे कविता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब है इसके प्रमुख उदाहरण। किसके? कविता से संबंधित, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको रिवीजन के टाइम पे ये बहुत लाभदायक होंगे। कविता क्या है? मनुष्य अपने भाव, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भाव, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता है तो कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला जाता है, और इसी को जीना कहते हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है, उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग, क्षेम, हानि, लाभ, सुख, दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बंद रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। यह कथन क्या है? इसका इम्पोर्टेंट है, वेरी। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की दशा यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग, ज्ञान योग के समक्ष मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, TGT PGT में भी पूछी गई कथन है ये, और यूजीसी नेट में। नेक्स्ट कथन है: कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाता है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है।
इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। सभ्यता के आवरण और कविता। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ जो जो मनुष्यों के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप पराग कहते हैं। इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों तो कवियों के लिए ये काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, तो दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। नेक्स्ट कथन है, काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। नेक्स्ट कथन है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। कविता और सृष्टि का प्रसार। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य गठित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। काव्य दृष्टि कहो तो नरछेद के भीतर रहती है, कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के ओर तो कहीं समस्त चराचर के। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली है, वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं। मेघदूत ने कल्पना की कीड़ा है, न कला की विचित्रता। वह है प्राचीन के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी साधी प्रेम दृष्टि। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भावभूमि आदि संस्कृत के प्राचीन काव्यों में मिलते हैं। सारांश यह है कि केवल असाधारण की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, तो वे ही पूरे सहृदय भावुक कहे जा सकते हैं। जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापक तत्व का आभास देता है। संपूर्ण सत्ता एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। अंत बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय की इस सतरस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर बद रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र में मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है, तो हम अनंत व्यक्ति सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं। तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचा रहता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत गंभीर हो जाती है।
उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है। मार्मिक तथ्य है, मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला जा रहा है। जंगल कट कट कर खेत गांव नगर बनते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है। उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है। वे कहाँ हैं? कहने की आवश्यकता नहीं है कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। तथ्य चाहे नर क्षेत्र के ही हों, चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हों, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं तो कुछ गूढ़। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे, उसे उस भाव का आलंबन रहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती हैं, फिर ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रिय ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया, सभ्यता बढ़ती गई, त्यों तो मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मकता होता गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्म स्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी उसका इस रूप में प्रत्यक्षण भी कि हमारे किसी भाव का आलम्बन हो सके। कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होते हैं। नेक्स्ट है काव्य और व्यवहार से संबंधित कथन। अर्वाचीन राजनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश का निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। जब उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आहत, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार कर देती है। मनुष्यता की उच्च भूमि कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। इस प्रकार अनुभव के अभ्यास के हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। कविता ही हृदय को प्रकट दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमश उसका आधिकारिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भावना और कल्पना, जो वस्तु हमसे अलग है, उस हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी पूर्ति मन में लाकर उसके सामाप्य का अनुभव करना ही उपासना साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है एग्जाम की दृष्टि से। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या असक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिक होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक अधिकतर ग्राहक होते हैं। मनोरंजन, प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य है मनोरंजन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। पर जैसा कि हम पहले कह आए कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ साथ मनुष्य का हृदय का सामंजस्य स्थापन है। नेक्स्ट कथन है, यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का परम लक्ष्य ठहराया। इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख का आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए, तो कवियां भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। नेक्स्ट कथन है, हिंदी के रीति काल के कवि तो मानो राजाओं महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए रखे जाते थे। नेक्स्ट, सौंदर्य से संबंधित कथन। इंपोर्टेंट कथन है, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है।
जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। जो भीतर है वही बाहर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई ही संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर प्रतिष्ठित है। सुंदर और कुरूप काव्य में बस ये दो पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, अनुपयोगी उपयोगी। ये सब काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति धर्म व्यवहार अर्थशास्त्र आदि के संबंध में है। शुद्ध काव्य के क्षेत्र में न कोई बातें केवल दो रूपों में दिखाई जाती है, सुंदर और असुंदर। चमत्कारवाद से संबंधित कथन। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। इसमें जो लोग मनुष्य मनोरंजन को ही काव्य लक्ष्य समझते हैं, यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत या वैलक्षण्य से नहीं, जो अद्भुत रस के आलम्बन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कौतूहल का ही संसार माने, तो अलग अलग स्थायी भावों की स्वरूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तदात्म्य का कहीं प्रयोजन ही न रह जाता है। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके धर्म का जो स्पर्श होता है, वह उक्ति द्वारा है। पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सदा विचित्र अद्भुत लोकोत्तर हो। ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती, जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है। ऐसी उक्ति जिससे सुनते ही मन के किसी भाव या मार्मिक भावना जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि में लीन न होकर एक बारगी कथन के अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता दूर की सूझ है। कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे तो वह काव्य नहीं सूक्ति है। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो तो प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता, वहाँ भी काव्य ही माना जाएगा। कविता की भाषा। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, यह हम पहले कह आए हैं। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षण शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीता जाता है, कहने की अपेक्षा समय भाग जाता है, कहना वह अधिक पसंद करेगी। भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि इसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों का या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। हमारे यहाँ के आचार्यों ने परिभाषिक शब्दों के प्रयोग को अप्रतितत्व दोष माना है। शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है, तब वह परिभाषित या अधिक व्याप्ति काल वाले जाति संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। संस्कृत में संबंध रखने वाले भाषा में नाद सौंदर्य का समावेश के लिए बहुत आवश्यक अवकाश होता है। हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत से आई है। वह यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप गुण या कार्य बोधक शब्दों का व्यवहार किया गया है। ये वेरी इम्पोर्टेंट कथन है जो इस कविता में आए हुए हैं। अलंकार। भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था, पर भामा उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र्य का पल्ला पकड़ अलंकार को प्रधानता दी। अलंकार प्रस्तुत वर्ण्य वस्तु नहीं बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं।
कहने के खास खास ढंग हैं, पर प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्ण्य वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कह जा सकते, जैसे स्वाभावोक्ति, उदात्त, अतियोक्ति। बात यह है कि स्वाभावोक्ति अलंकारों के भीतर आ ही नहीं सकती। वक्रोक्ति कुतक ने भी इस अलंकार को नहीं माना है। इम्पोर्टेंट है। कविता पर अत्याचार, ये प्रकरण है जो आपके 16 प्रकरणों से संबंधित कथन है। 14 जो प्रकरण दिए गए शुरू में, उन प्रकरणों से संबंधित कथन है। क्योंकि अब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं, वो पूछ लेंगे ये कथन किस प्रकरण से लिया गया है। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कई अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव न देने वालों की निराधार निंदा। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे तो फूस के झोपड़ों, धूल मिट्टी में सेन किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों, चोरी करती हुई बिल्लियां कभी सौंदर्य का दर्शन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कथन। इसमें जो ये क्रम आया हुआ है, तो इसमें पूछ लेंगे किन किन का नाम आया हुआ, जैसे ऊंचे मंदिर, सवारी, ऐश्वर्य की समारी, फूस के झोपड़े, धूल की मिट्टी सेन किसान, बच्चों के मुंह में चारा डालते पक्षी, दौड़ते हुए कुत्ते और चोरी करती है वहाँ बिल्ली। तो किन किन पक्षियों का नाम आया इसमें? कुत्तों का, बिल्लियों का, झोपड़ी और किसान। जिसकी छाया भी महल और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमानों के शुभागमन पर पद बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं। जिसके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांत सुखाय प्रवृत्त होता है। कविता की आवश्यकता, मनुष्य के लिए इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। इम्पोर्टेंट है। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा साधन है, सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है, जिसके भीतर बंद कर वैसे सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर है। मनुष्यता का खोने का डर बराबर रहता है। इसकी अंत प्रकृति में मनुष्य को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन थे और ये दृष्टि की बुक से लिए गए हैं, क्योंकि दृष्टि का जो चतुर्थ जो संस्करण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चतुर्थ संस्करण से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।